बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बीएस कंप्यूटर साइंस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स स्टडी कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 8 है। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से क्यूरी ट्री या क्यूरी ग्राफ वो काम करता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ऑप्टिमाइज्ड क्यूरी लिखना ही सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि आपका डेटा जो सब वो डिफरेंट साइट्स के ऊपर होता है। तो अब डिफरेंट साइट से डेटा का लेना, फिर रिजल्ट्स का डिस्प्ले करना, ये एक टाइम टीडियस और कम्प्लेक्स जॉब है। तो अब हम देखेंगे कि रिलेशनल अलजेब्रा जो सा वो किस तरीके से काम करता है। रिलेशनल अलजेब्रा डिफाइंस द बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। यानी रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में रिलेशनल अलजेब्रा का बहुत अहम किरदार है। A sequence of relational algebra operations forms a relational algebra expression. The result of this expression represents the result of a database query. बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोजेक्शन ऑपरेशन हो सकता है, अभी आगे मैं इसकी तफसील आपको बताऊंगा। सिलेक्शन ऑपरेशन हो सकता है, यूनियन ऑपरेशन हो सकता है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन हो सकता है, माइनस ऑपरेशन एंड ज्वाइन ऑपरेशन। प्रोजेक्शन ऑपरेशन क्या है? प्रोजेक्शन ऑपरेशन डिस्प्लेज अ सबसेट ऑफ फील्ड्स ऑफ ए टेबल। दिस गिव्स अ वर्टिकल पार्टीशन ऑफ ए टेबल। सिंटेक्स क्या होगा इसका प्रोजेक्शन ऑपरेशन का, कि आपने जो से वो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी लिस्ट पास करनी है, और साथ में आपने बता देना है कि टेबल का नाम क्या है। यानी एट्रीब्यूट्स लिस्ट मीन कॉलम की लिस्ट, साथ में आपने टेबल का नाम बताना है, तो आपका डेटा जो सा वो डिस्प्ले हो जाएगा वहाँ से। यानी एट्रीब्यूट मीन कॉलम्स, टेबल नेम, ये दो आपने जो से वो पास कर देने हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टूडेंट डेटाबेस। स्टूडेंट टेबल का नाम है, रोल नंबर हैं 2, 4, 5, 6, 8, नेम है जैसे अमित प्रसाद, कोर्स उसका BCA है, सेमेस्टर फर्स्ट है, जेंडर उसका मेल है, और इसी तरीके से सेकंड स्टूडेंट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टूडेंट। If we want to display the names and courses of a student, we will use the following relational algebra expression. तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे नेम सेलेक्ट करो, कोर्स सेलेक्ट करो फ्रॉम स्टूडेंट्स। नेम एंड कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट मीन स्टूडेंट टेबल। तो पिछली एग्जांपल अब आपको क्लियर होगी कि आपने कॉलम जो से वो बता देने हैं, और साथ में आपने बता देना किस टेबल में से। तो यहाँ पे कॉलम हम लेंगे नेम, ये वाला, ये कॉलम लेंगे, कोर्स लेंगे ये वाला, और साथ में हमने बता देना कि स्टूडेंट टेबल, इस टेबल में से ये डेटा लो। सिलेक्शन ऑपरेशन क्या है? सिलेक्शन ऑपरेशन डिस्प्लेज अ सबसेट ऑफ ट्यूपल्स ऑफ टेबल दैट सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन। दिस गिव्स अ हॉरिजॉन्टल पार्टीशन ऑफ द टेबल। तो इसमें आपने क्या बताना? आपने कंडीशंस लगा देनी है और टेबल नेम आपने बता देने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन द स्टूडेंट टेबल, अगर आप इसी टेबल की एग्जांपल लें, और इफ वी वांट टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर MCA। अब जो प्रोजेक्शन था उसमें हमने कंडीशन नहीं लगाई थी, सिलेक्शन में हम अब कंडीशन लगाने लगे हैं कि वो स्टूडेंट दिखाओ जिन्होंने MCA कोर्स में एडमिशन लिया है। तो हम कहेंगे कोर्स इज इक्वल टू BCA या MCA। तो इसमें से जो सा कोर्स आप लेना चाहें, MCA या BCA, वो आप बता सकते हैं। अब जो स्टूडेंट इस सिलेक्शन ऑपरेशन के नतीजे में हमारे सामने आएंगे वो होंगे जिनके पास BCA कोर्स मौजूद है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन एंड सिलेक्शन, अब इन दोनों को आप इकट्ठा करें तो आपके पास जो सूरत हाल बनेगी उसमें आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं और कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मोस्ट क्यूरीज वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन एंड सिलेक्शन ऑपरेशन। There are two ways to write these expressions.
Number 1, using sequence of projection and selection. Number 2, using rename operation to generate intermediate results. तो जैसे एग्जांपल अगर आप लें तो यहाँ आपके पास एग्जांपल है कि आपने नेम सेलेक्ट करना और जेंडर आपने कहना कि फीमेल है, एंड लगा के आपने कह दिया और कोर्स ये हो, यानी आपने कहा कि नेम सेलेक्ट करो, जेंडर सेलेक्ट करो लेकिन वो फीमेल हो, एंड और कोर्स BCA हो फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। जो कैपिटल में लिखा हुआ है वो स्टूडेंट टेबल का नाम है। और इस तरीके से आप प्रोजेक्शन और सिलेक्शन ऑपरेशन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। प्रोजेक्शन मीन सिलेक्शन, और जो सिलेक्शन प्योर है इसका मतलब है कि जब आपने साथ में कंडीशन भी अप्लाई कर देनी है तो वो सिलेक्शन होगी। इसी तरीके से यूनियन है, इसमें आप दो टेबल्स का डेटा जो सब वो इकट्ठा कर सकते हैं। इफ P इज द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन एंड Q इज द रिजल्ट ऑफ एन अदर ऑपरेशन। अब दो ऑपरेशन के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। पहले ऑपरेशन का रिजल्ट आपके पास P की शक्ल में और दूसरे ऑपरेशन का रिजल्ट आपके पास Q की शक्ल में। द यूनियन ऑफ P एंड Q, अब इसको आप कहेंगे कि यूनियन ऑफ P और Q इज द सेट ऑफ ऑल ट्यूपल दैट इज ईदर इन P और इन Q और इन बोथ विदाउट डुप्लीकेट्स। तो जैसे आप मैथ में सेट्स में यूनियन सेट पढ़ते हैं तो उसमें डुप्लीकेट्स नहीं होते। जो P और Q या A और B सेट में मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे आपके सामने आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो आपको P और Q का यूनियन मिलेगा वो क्या होगा, इज द सेट ऑफ ऑल ट्यूपल दैट इज ईदर इन P और इन Q और इन बोथ विद और डुप्लीकेट्स। यानी डुप्लीकेट्स तो नहीं होगा लेकिन जो दोनों में मौजूद है, या वो P में मौजूद है या Q में मौजूद है, और वो जो P और Q में मौजूद है लेकिन वो एक दफ़ा आएगा, यानी डिस्टिंक्ट सिलेक्शन होगी, डुप्लीकेशन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, टू डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स हु आर ईदर इन सेमेस्टर 1 और आर इन BCA कोर्स, तो आप कहेंगे स्टूडेंट, ये आपने सेमेस्टर 1 लिया, लेफ्ट एरो और इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, टेबल कौन सा आपका, स्टूडेंट। तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड आप इस तरीके से करेंगे कि यूनियन जो सी है ये यूनियन क्लास बकायदा आप SQL में लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सेलेक्ट नेम फ्रॉम X टेबल यूनियन सेलेक्ट फादर नेम फ्रॉम Y टेबल। तो एक में से नेम सेलेक्ट हो जाएंगे, एक में से फादर नेम जो से वो सिलेक्ट हो जाएंगे। इंटरसेक्शन है, अब यूनियन में दोनों का डेटा जो उससे इकट्ठा होता है, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन में ये इंटरसेक्ट करता है। ये जो आपने सेट इंटरसेक्शन पढ़ा मैथमेटिक्स में, ये वही है। P is the result of an operation and Q is the result of another operation. The intersection of P and Q is the set of all tuples that are in P and Q both. तो इंटरसेक्शन में सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आपके सामने आएंगे जो P और Q दोनों में मौजूद है। जबकि जब हमने यूनियन की बात की तो यूनियन में वो रिकॉर्ड भी आए जो या P में मौजूद थे या वो Q में मौजूद थे, यानी किसी एक साइड पे भी अगर वो मौजूद थे तो वो यूनियन में आ गए। लेकिन इंटरसेक्शन में सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आएंगे जो P और Q दोनों सेट्स में मौजूद है। तो अगर वो सिर्फ एक सेट में मौजूद है तो वो आपको नज़र नहीं आएंगे। जैसे यहाँ हमारे पास एम्प्लॉइज़ का टेबल है और ये प्रोजेक्ट्स का टेबल है। तो एम्प्लॉइड के टेबल में एम्प्लॉई आईडी, नेम, सिटी, डिपार्टमेंट और सैलरी, और प्रोजेक्ट आईडी, ये प्रोजेक्ट टेबल का पहला कॉलम है, सिटी, डिपार्टमेंट एंड स्टेटस। तो अब यहाँ आप देखें तो डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल सिटीज वेयर ए प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एंड आल्सो एन एम्प्लॉई रिजाइड्स। तो आपने अब देखिए यहाँ अगर आप इंटरसेक्शन की बात करें तो एम्प्लॉई आईडी, यहाँ पे एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉई आईडी, नेम, सिटी, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, और प्रोजेक्ट आईडी में सिटी, डिपार्टमेंट, नेम और स्टेटस आपके पास मौजूद है। तो जब आप इन दोनों टेबल्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो अगर यहाँ पे भी वो बंदा मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है तो फिर ही उसी का नाम आएगा। अगर वो यहाँ मौजूद है एम्प्लॉई टेबल में लेकिन प्रोजेक्ट्स में नहीं है तो उसका जिक्र सिलेक्ट में नहीं आएगा। और इसी तरीके से अगर वो यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन यहाँ मौजूद है तो फिर भी उसका नाम नहीं आएगा। तो जो इंटरसेक्शन ऑफ P एंड Q है
इज द सेट ऑफ ऑल ट्यूपल दैट आर इन पी एंड क्यू बोथ, जो दोनों जगह मौजूद होंगे वो आपके सामने डेटा आएगा। फिर आपके पास माइनस क्लास है। अब ये क्या काम करती है, ये वही सेट माइनस कि ये पी में से क्यू को या क्यू में से पी को माइनस कर देती है और आपको नेट रिजल्ट्स जो हमसे वो निकाल के देती है। जैसे आप कहते हैं पी इज द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन and Q is the result of another operation, P minus Q is the set of all tuples that are in P and not in Q. P minus Q, P में तो मौजूद हो लेकिन Q में मौजूद ना हो, और इसी तरीके से आप Q माइनस P भी कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से आप अगर आप फॉर एग्जांपल एक आप कहते हैं जी कि एक टेबल का सारा डेटा सिलेक्ट करो लेकिन उसमें वो ना आए जो बी टेबल में मौजूद है, यानी फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं कि कौन लोग हैं जिन्होंने सैलरी ले ली है, तो आप कहते हैं सिलेक्ट एम्प्लॉइज फ्रॉम सैलरी टेबल और माइनस सिलेक्ट एम्प्लॉइज फ्रॉम पेड टेबल, कि जो सैलरी पे हो चुकी है उस टेबल में से जो एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी जो ले चुके हैं उसमें से माइनस कर दो। तो इस तरीके से आप पी माइनस क्यू जो सा वो ले सकते हैं। और इसी तरीके से ज्वाइंस है, डिफरेंट टाइप के ज्वाइंस हैं। The join operation combines related tuples of two different tables, result of a query into a single table। यानी दो टेबल्स या तीन या चार टेबल्स में से जो डेटा है वो आप लेके ज्वाइन की मदद से किसी एक टेबल में उसको इकट्ठा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि कस्टमर आईडी ये है कि कस्टमर का पहला कॉलम है और कस्टमर टेबल का दूसरा कॉलम है अकाउंट नंबर, फिर टाइप ऑफ अकाउंट, फिर ब्रांच आईडी, फिर डेट ऑफ ओपनिंग, और ब्रांच में ब्रांच आईडी है, ब्रांच नेम है, और इसके अलावा IFSC कोड है, ये इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कोड होता है, और इसके अलावा एड्रेस होता है। तो अब कस्टमर जो सा वो किसी ब्रांच में अकाउंट खुलवाने जा रहा है, और अगर आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कस्टमर और ब्रांच टेबल को कंबाइन कर दो, तो आप यहाँ देखें क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कस्टमर डॉट ब्रांच आईडी इज इक्वल टू ब्रांच डॉट ब्रांच आईडी। तो ये कस्टमर आईडी ये ब्रांच आईडी ये दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया इक्वलिटी, ये एक यहाँ पे ऑपरेटर लगा के इक्वलिटी ऑपरेटर, कस्टमर डॉट ब्रांच आईडी इज इक्वल टू ब्रांच डॉट ब्रांच आईडी। तो ये एक हमने ज्वाइन किया दो टेबल्स को। अब ये इस कंडीशन की बेस पे जहाँ पे कस्टमर की ब्रांच आईडी ब्रांच की ब्रांच आईडी से मिल जाएगी वो डेटा आपको नजर आएगा। और अब हम देखते हैं कि हमने एसक्यूएल क्यूरीज को रिलेशनल अलजेब्रा में ट्रांसलेट कैसे करना है। एसक्यूएल क्यूरीज आर ट्रांसलेटेड इनटू इक्विवेलेंट रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन बिफोर ऑप्टिमाइजेशन, यानी ऑप्टिमाइजेशन से पहले इन क्यूरीज की ट्रांसलेशन होगी। ए क्यूरी इज द फर्स्ट डीकम्पोज्ड इनटू स्मॉलर क्यूरी ब्लॉक्स, यानी एट फर्स्ट क्यूरी क्या होती है, ये स्मॉलर क्यूरी ब्लॉक्स में जो सब वो डीकम्पोज हो जाती है, जिसकी हमने स्टेजेस देखी थी कि किस तरीके से क्यूरी जो सी है वो क्यूरी ट्री या क्यूरी ग्राफ में से गुजरती है। दीज ब्लॉक्स आर ट्रांसलेटेड टू इक्विवेलेंट रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन। ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड देन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द क्यूरी एज अ होल। तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्यूरी ऑप्टिमाइजर है, पीस ऑफ कोड छोटा सा सॉफ्टवेयर, वो क्यूरी को ऑप्टिमाइज करता है ताकि क्यूरी जो सी उसकी स्पीड मैक्सिमम हो। एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे एम्प्लॉय का टेबल आपके पास है, प्रोजेक्ट का टेबल है और वर्क का आपके पास टेबल है। तो तीन टेबल है आपके पास। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सिटी है, डिपार्टमेंट और सैलरी। प्रोजेक्ट टेबल में प्रोजेक्ट आईडी है, सिटी है, डिपार्टमेंट है और स्टेटस है कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पे हो रहा है। वर्क में एम्प्लॉय आईडी है और प्रोजेक्ट आईडी है और उसको आवर्स उसने कितना काम किया, यानी किस एम्प्लॉय ने किस प्रोजेक्ट पे कितना काम किया। ये तीन इंफॉर्मेशन वर्क टेबल में मौजूद है। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल एम्प्लॉयज who earn a salary less than the average salary, we write the SQL statement। हम कहते हैं select static from employee where salary less than select average salary from employee, यानी उसी टेबल के ऊपर हमने कह दिया जी कि ऐसे एम्प्लॉयज दिखाओ जिनकी सैलरी
एवरेज सैलरी से कम है। अब होगा क्या, इस टेबल के ऊपर ये फंक्शन काम कर रहा है और सैलरी डिफरेंट है लोगों की। तो जो एवरेज सैलरी है वो सारी सैलरी प्लस को प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एम्प्लॉइज पे, और जो वो आपके पास वैल्यू आएगी हमने ये देखना कि एवरेज सैलरी से भी जिसकी सैलरी कम है वो बंदा दिखाओ। तो बात हमें ये होता है कि कुछ लोग 1.5 लाख 2-2 लाख सैलरी ले रहे होते हैं और किसी की फॉर एग्जाम्पल 40,000 है या 20,000 है, तो हमने वो बंदे ढूंढने हैं जो एवरेज सैलरी से भी जिनकी सैलरी कम है। तो उसके लिए हम कहेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब इस क्यूरी का नतीजा क्या होगा, दिस क्यूरी कंटेन्स वन नेस्टेड सब क्यूरी। ये यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा ये नेस्टेड क्यूरी है, क्योंकि ये क्यूरी विद इन क्यूरी है, ये नेस्टेड क्यूरी है क्योंकि ये इसी टेबल से भी डाटा ले रही है, यानी ये डाटा हम एम्प्लॉय टेबल से ले रहे हैं और ये डाटा भी एम्प्लॉय टेबल से ही सिलेक्ट हो रहा है। सो दिस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 ब्लॉक्स। तो हम अगर इसके 2 हिस्से कर लें तो ये क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन होगी। हम कहते हैं सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब एक क्यूरी हमने ये चलाई और ये जो इसका रिजल्ट है ना ये हमने कहीं स्टोर कर लिया। अब हम कहते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन एवरेज सैलरी। तो अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि सिलेक्ट एवरेज सैलरी ये हमने वेरिएबल में स्टोर कर ली, एवरेज सैलरी पहले ही स्टोर कर ली। अब यहाँ पे हर एम्प्लॉय के साथ वो कैलकुलेट होनी थी और यहाँ पे हमने उसको 2 ब्लॉक्स में कन्वर्ट करके हमने कहा सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय और फिर एवरेज सैलरी वेरिएबल की बेस पे एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिए। तो इसकी स्पीड फार बेटर होगी, बहुत ज़्यादा स्पीड होगी। तो ये क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखते हैं। हम कहते हैं टू डिस्प्ले द प्रोजेक्ट आईडी एंड स्टेटस ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉय अरुण कुमार। हम कहते हैं जी कि आप ऐसा करो कि हमें दिखाओ कि जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो दिखाओ एंड वो एम्प्लॉय दिखाओ जो अरुण कुमार कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है वो दिखाओ। तो हम कहेंगे सिलेक्ट प्रोजेक्ट आईडी स्टेटस फ्रॉम प्रोजेक्ट्स वेयर प्रोजेक्ट आईडी इज इक्वल टू सिलेक्ट फ्रॉम वर्क्स वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब ये बड़ी कम्प्लेक्स क्यूरी बनी है। वेयर नेम इज इक्वल टू अरुण कुमार, यानी हम बताना ये चाहते हैं डिस्प्ले द प्रोजेक्ट आईडी एंड स्टेटस ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉय अरुण कुमार। तो अगर हम इस टेबल को देखें तो हम ये देखना चाहते हैं जी कि जो एम्प्लॉय अरुण कुमार है वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। तो हमें जो 3 टेबल से डेटा लेना है, हमने यहाँ से एम्प्लॉय आईडी लेना है, उसका नेम लेना है जो अरुण कुमार हो। यहाँ ने हमने प्रोजेक्ट आईडी लेना है जिसका स्टेटस इन प्रोग्रेस हो, और यहाँ से हमने एम्प्लॉय आईडी और जो प्रोजेक्ट आईडी है इसको कंबाइन करके देखना है कि कौन कौन से एम्प्लॉय किस किस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। और ये क्यूरी आपकी बहुत कम्प्लेक्स होगी। और अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो हम फर्स्ट फेज में हम कहते हैं कि अरुण कुमार के नाम के एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लो। सेकंड फेज में हम कहते हैं कि अरुण एम्प-आईडी वर्क्स से सिलेक्ट कर लो। और थर्ड में हम कहते हैं जी कि प्रोजेक्ट जहाँ पे अरुण आईडी है वो सिलेक्ट कर लो। तो इस तरीके से हमने क्यूरी को जो सा वो ऑप्टिमाइज कर दिया। तो ये जो क्यूरी थी फॉर एग्जांपल अगर ये इसने 15 सेकंड लेने थे तो ये वाली 1-2 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी। तीनों ब्लॉक्स आपके सामने हैं, किस तरीके से आपने क्यूरी को ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया। कंप्यूटेशन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस। अब ये एक और इशू आता है जब स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात होती है। द कंप्यूटेशन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स कैन बी डन इन मैनी डिफरेंट वेज एंड ईच अल्टरनेटिव इज कॉल्ड एन एक्सेस पाथ। द कंप्यूटेशन अल्टरनेटिव डिपेंड्स अपॉन द 3 मेन फैक्टर्स। इसमें कौन कौन से हैं? ऑपरेटर टाइप, नंबर 1 अवेलेबल मेमोरी, ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी कितनी है, और डिस्क स्ट्रक्चर्स। अब डिस्क स्ट्रक्चर का भी इसमें जिक्र होगा कि आपके पास जो डिस्क है वो कैसी है।
द टाइम टू परफॉर्म एग्जीक्यूशन ऑफ अ रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन इज द सम ऑफ, अब जैसे हमने क्यूरी का टाइम देखा कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्यूरी टाइम 4 चीज़ों से मिलके बनता है, तो अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन जो सा है इसका टाइम कैसे होता है, टाइम टू प्रोसेस द ट्यूपल्स एंड टाइम टू फेच द ट्यूपल्स ऑफ द टेबल्स फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी, क्योंकि डेटा तो आपका ज़ाहिर डिस्क के ऊपर पड़ा है ना, तो वो टाइम भी उसमें लगेगा. Since the time to process a tuple is very much smaller than the time to fetch the tuple from the storage, particularly in a distributed system, disk access is very often considered as the matrix for calculating cost of relational expression. तो आप देखें टाइम टू प्रोसेस ये बड़ा स्लो होता है क्योंकि ये रैम में होना होता है, लेकिन टाइम टू फेच द ट्यूपल ऑफ द टेबल फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी ये ज़्यादा होता है. तो हम टाइम टू प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं और कंसंट्रेट करेंगे टाइम टू फेच, जो सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा लेना है, सिर्फ उस टाइम को हम कंसिडर करेंगे. कंप्यूटेशन ऑफ सिलेक्शन, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सिलेक्शन में कंप्यूटेशन कैसे होती है. नो इंडेक्स पहला मैकेनिज्म है जिसमें आपने इंडेक्स बनाए ही नहीं थे, और इसके अलावा बी ट्री इंडेक्सिंग है, इसके अलावा हैश इंडेक्स है. ये 3 मेथड्स हैं जिसकी बेस पे हम सिलेक्शन की कंप्यूटेशन करते हैं. नो इंडेक्स यानी आपने सर्चिंग के लिए, स्पीडी सर्चिंग के लिए टेबल के इंडेक्स क्रिएट ही नहीं किए. इफ द टेबल इज अनसॉर्टेड एंड हैज नो इंडेक्सेस, then the selection process involves scanning all the disk block of the table. Each block is brought into the memory and each tuple in the block is examined to see whether it satisfies the selection condition. If the condition is satisfied, it is displayed as output. This is the costliest approach since each tuple is brought into memory and each tuple is processed. तो अगर आपने इंडेक्सेस क्रिएट नहीं किए तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है, आपकी डेटाबेस की स्पीड बहुत स्लो होगी. बी ट्री इंडेक्सेस क्या है? मोस्ट डेटाबेस सिस्टम्स आर बिल्ट अपॉन द बी ट्री इंडेक्स. ये बिल्ट इन कैपेबिलिटी होती है डेटाबेसेस की. इफ द सिलेक्शन कंडीशन इज बेस्ड अपॉन द फील्ड विच इज द की ऑफ द बी इंडेक्स ट्री, then this index is used for retrieving results. However, processing selection statements with complex conditions may involve a larger number of disk blocks, accesses, and in some cases complete scanning of the table. तो बी ट्री इंडेक्सेस चेक कर लेंगे जो डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हैं वो बी प्लस ट्री इंडेक्सेस यूज़ करती है कि नहीं. अगर नहीं यूज़ करती तो फिर आपको इंडेक्सेस क्रिएट कर लेने चाहिए. और जो थर्ड वन है दैट इज हैश इंडेक्सेस. इफ हैश इंडेक्सेस आर यूज्ड and its key field is used in the selection condition, then retrieving tuples using the hash index becomes a simple process. तो hash indexes भी होने चाहिए. बी ट्री इंडेक्सिंग बेस्ट है और हर जो टेबल है उसके कॉलम्स के ऊपर आप इंडेक्सेस भी क्रिएट करें. ज्वाइंस की कंप्यूटेशन भी हमें करनी पड़ती है, फिर के जब ज्वाइंस लगाएंगे तो ये कितना टाइम लेंगे. When we want to join two tables say P and Q, each tuple in P has to be compared with each tuple in Q to test if the joint condition is satisfied. If the condition is satisfied, the corresponding tuples are concatenated, eliminated duplicate fields and appended to the result relation. Consequently, this is the most expensive operation. और ध्यान में रखें कि जो आपने ज्वाइंस लगाने हैं क्योंकि ये क्वालिटी चेक करते हैं, और अगर आपके टेबल्स में लाखों रिकॉर्ड्स हैं तो उस सूरत में आप इमेजिन कर सकते हैं कि हर रिकॉर्ड जब दूसरे के साथ टेस्ट होगा तो कितना टाइम आपका जो सा वो ज़ाया होगा. द कॉमन अप्रोचेस फॉर कंप्यूटिंग ज्वाइंस आर नंबर 1 नेस्टेड लूप अप्रोच. इसमें ये होता है कि हम पी और क्यू जो सा दोनों के दरमियान में लूप चला देते हैं और 1 बाय 1 रिकॉर्ड जो सा वो टेस्ट होता है फॉर ईच ट्यूपल P in set P for each tuple Q in set Q. और एक एक जब इकट्ठा होगा तो आप इमेजिन कर लें कि कितना आपका टाइम जो सा वो वेस्ट होगा. इसके अलावा शॉर्ट मर्ज अप्रोच है कि आप जो आपके रिकॉर्ड्स हैं उनको सॉर्ट कर लेते हैं डिफरेंट साइट्स पे और फिर आप उनको मर्ज कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं. इन दिस
approach, the two tables are individually sorted based upon the joining attributes and then the sorted table are merged, यानी उनको इकट्ठा कर दिया जाता है. External sorting techniques are adopted since the number of records is very high and cannot be accommodated in the memory. और जो sort merge टेक्निक है ये भी बेस्ट है, यानी कोई एक टेक्निक जो सी वो आपको क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन स्पेशली इन केस ज्वाइनिंग में आपको ये करनी पड़नी है. हैश ज्वाइन अप्रोच ये भी है. दिस अप्रोच कंप्राइजेज ऑफ टू फेजेस, पार्टीशनिंग फेज एंड प्रोबिंग फेज, यानी पहले फेज में पार्टीशन हो जाती है फिर उसमें प्रोबिंग होती है. इन पार्टीशनिंग फेज द टेबल पी एंड क्यू आर ब्रोकन इनटू टू सेट्स ऑफ disjoint partitions. A common hash function is decided upon. अब जैसे ये सेट्स जो से उनको डिसजॉइंट किया जाता है तो फिर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा हैश फंक्शन इस पे लगेगा. दिस हैश फंक्शन इज यूज्ड टू असाइन ट्यूपल्स टू पार्टीशन. इन द प्रोबिंग फेज ट्यूपल्स इन द पार्टीशन ऑफ पी आर कंपेयर्ड विद द ट्यूपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग क्यू पार्टीशन. इफ दे मैच देन दे आर रिटन आउट. और ये वाला सॉर्ट मर्ज टेक्निक से मिलता जुलता फंक्शन है. सेंट्रलाइज सिस्टम में क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन की अगर आप बात करें तो वंस द अल्टरनेटिव एक्सेस पाथ्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेस्ड आर डिराइव्ड, द ऑप्टिमल एक्सेस पाथ इज डिटरमिन्ड. इन दिस चैप्टर वी विल लुक इनटू क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन एट सेंट्रलाइज सिस्टम, व्हाइल इन द नेक्स्ट हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स में इसको देखेंगे. सेंट्रलाइज सिस्टम क्यूरी प्रोसेसिंग इज डन विद द फॉलोइंग एम. अब सेंट्रलाइज सिस्टम जो क्लाइंट सर्वर बेस्ड होता है, डेटाबेस किसी एक जगह पे पड़ी है, उसमें क्या होता है कि मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्स टाइम ऑफ क्यूरी. ये हम देखते हैं टाइम टेकन टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स टू यूजर क्यूरी, यानी कितना टाइम लगा, क्योंकि लोकली तौर पे डेटाबेस होती है तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड के अगेंस्ट यहाँ पे टाइम कम लगता है. इसके अलावा मैक्सिमाइज सिस्टम थ्रू पुट द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दैट आर प्रोसेसर इज गिवन अमाउंट ऑफ टाइम. तो अगर आपने सिस्टम बेहतर कर दिया तो आपका जो प्रोसेस इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम वो भी कम हो जाएगा. और इसके अलावा रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड स्टोरेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, और इंक्रीज पैरेललिज्म. अगर आपने बहुत से प्रोसेसर लगा दिए तो इससे आपका जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वो बेहतर हो जाएगा. क्यूरी पार्सिंग एंड ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें, जैसे हमने बात की कि आप क्यूरी लिखते हैं उसके बाद वो क्यूरी ट्री या क्यूरी ग्राफ से गुजरती है, तो उसमें इनिशियली द एसक्यूएल क्यूरी इज स्कैन्ड, देन इट इज पास्ड टू लुक फॉर सिंटैक्टिकल एरर एंड करेक्टनेस ऑफ डेटा टाइप्स. If the query passed this step, the query is decomposed into smaller query blocks. Each block is then translated to equivalent relational algebra expression. तो तीन स्टेजेस कौन सी हुई? क्यूरी स्कैनिंग, पार्सिंग एंड ट्रांसलेशन. स्टेप्स फॉर क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन देखें तो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, नेमली क्यूरी ट्री जनरेशन, प्लान जनरेशन एंड क्यूरी प्लान कोड जनरेशन. तो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के जो स्टेप्स हैं कौन कौन से हैं? क्यूरी ट्री जनरेशन, क्यूरी प्लान जनरेशन एंड क्यूरी प्लान कोड जनरेशन. यानी पहले ट्री बनेगी, फिर प्लान बनेगा, फिर कोड जनरेट होगा. नंबर 1 अगर हम देखें क्यूरी ट्री जनरेशन, ए क्यूरी ट्री इज अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन. द टेबल्स ऑफ द क्यूरी आर रिप्रेजेंटेड एज लीफ नोड्स. The relational algebra operations are represented as the internal nodes. The root represents the query as a whole. तो ये होगा ट्री जनरेशन. और during execution, an internal node is executed whenever its operand tables are available. The node is then replaced by the result table. This process continues for all internal nodes until the root node is executed and replaced by the result table. तो ये आपका हो गया क्यूरी ट्री जनरेशन. क्यूरी प्लान जनरेशन में क्या होता है? ये स्टेप नंबर 2 है ऑप्टिमाइजेशन में, जहाँ पे क्यूरी पार्स होती है और ट्रांसलेट होती है. आफ्टर द क्यूरी ट्री, अब क्यूरी ट्री जनरेट हो चुकी है, ए क्यूरी प्लान इज मेड.
A query plan is an extended query tree that includes access paths for all operations in the query tree. यानी क्यूरी ट्री जो पहले जनरेट हुई उसमें जितने एक्सेस पास है वो सारे के सारे जो उनसे वो क्यूरी प्लान में शामिल होंगे. Access paths specify how the relational operations in the tree should be performed. For example, a selection operation can have an access path that gives detail about the use of B-tree index for selection. अब ये यहाँ पे extended query tree में इसका जिक्र होगा कि index यूज़ करना या नहीं. Besides, the query plan also states how the intermediate tables should be passed from one operator to the next, how temporary tables should be used and how operations should be pipelined या combined. ये भी यहाँ पे जिक्र होगा क्यूरी प्लान जनरेशन में. और उसके बाद कोड जनरेट होगा. Code generation is the final step in query optimization. It is the executable form of the query whose form depend upon the type of the underlying operating system. Once the query code is generated, the execution manager runs it and produces the results. और इस तरीके से आपकी जो क्यूरी पार्सिंग एंड ट्रांसलेशन वो कंप्लीट हो जाएगी. क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए अप्रोचेस कौन सी है इनको देखते हैं. Among the approaches for query optimization, exhaustive search and heuristic based algorithms are mostly used. यानी या तो exhaustive search या heuristics based algorithm. Exhaustive search optimization में क्या होता है? In these techniques, for a query, all possible plans are initially generated and then the best plan is selected. यानी जो आपका exhaustive search optimization है इसमें सारे query plans जो से वो बना दिए जाते हैं, जनरेट होते हैं और बेस्ट को चूज कर लिया जाता है. थ्रू दीज टेक्निक्स प्रोवाइड द बेस्ट सॉल्यूशन. These techniques provide the best solution. It has an exponential time and space complexity owing to the large solution space. For example, dynamic programming technique. तो क्योंकि सारे के सारे प्लान्स बनते हैं इसलिए यहाँ पे टाइम जो सा वो काफ़ी लगेगा. और फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक जो सी ये अडॉप्ट की जाती है. ये आप एल्गोरिथम एनालिसिस में पढ़ चुके हैं. डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक उसको रिवाइज कर लें अगर आपने एल्गोरिथम एनालिसिस कर लिया है. और सेकंड जो हमारे पास अप्रोच है दैट इज हेरिस्टिक बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन. हेरिस्टिक बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन यूजेस रूल बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन. Rule-based optimization approaches for query optimization. These algorithms have polynomial time and space complexity, which is lower than the exponential complexity. अब जो exponential complexity है वो raised to the power है, लेकिन ये polynomial है इसलिए ये कम टाइम लेगी heuristic based approach. और however these algorithms do not necessarily produce the best query plans. वहाँ पे क्योंकि सारे plans जो से वो बना लिए गए थे एग्जॉस्टिव में और बेस्ट प्लान को चूज़ किया गया था, लेकिन हेरिस्टिक में कोई एक जो हाथ आया उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो फिर उसका लाजमी नहीं कि वो बेस्ट हो. हेरिस्टिक रूल्स क्या है? नंबर 1, परफॉर्म सेलेक्ट एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशंस बिफोर ज्वाइन ऑपरेशंस. जैसे हमने पीछे बात की है कि हम जो एक क्यूरी है उसको 2-3 पार्ट्स में या ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे. This is done by moving the select and project operation down the query tree. This reduces the number of tuples available for join. Or perform the most restrictive select project operation at first before the other operations. और नंबर 3 जो पॉइंट है दैट इज टू अवॉइड क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहा. क्रॉस प्रोडक्ट ऑपरेशन सिंस दे रिजल्ट इन वेरी लार्ज साइज इंटरमीडिएट टेबल्स. तो ये 3 चीज़ों से आपने बचना है और आपका जो हेरिस्टिक अप्रोच है वो भी बेस्ट हो सकती है. डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर को अगर हम देखें, इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम प्रोसेसिंग अ क्यूरी कंप्राइजेज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एट बोथ द ग्लोबल एंड द लोकल लेवल. अब जो हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में लोकली तौर पे देखा वहाँ पे ग्लोबल का जिक्र नहीं था. तो आपकी जो क्यूरीज हैं क्योंकि वो लोकली चल रही थी, लेकिन यहाँ पे आपको ग्लोबली भी उनको प्रोसेस करना पड़ता है. द क्यूरी एंटर्स द डेटाबेस सिस्टम एट
डिक्लाइंड और कंट्रोलिंग साइट, आप देखिए इसमें साइट का भी जिक्र आ गया, जबकि वहाँ सेंट्रलाइज्ड में ऐसा कुछ नहीं था. Here the user is validated, the query is checked, translated and optimized at global level. वहाँ पे सेंट्रलाइज में लोकल लेवल पे सब कुछ हो रहा था, अब आपको ग्लोबल लेवल पे सारा काम करना पड़ेगा. और देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन एट ग्लोबल लेवल और डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जीक्यूशन मैनेजर एट ग्लोबल लेवल, ये दो ग्लोबल लेवल पे है. और फिर लोकल लेवल पे लोकल एग्जीक्यूशन मैनेजर आपके पास मौजूद है, साइट 1, साइट 2 एंड साइट 3. और हर एक का अपना क्यूरी ऑप्टिमाइजर है, हर साइट का अपना क्यूरी ऑप्टिमाइजर है. तो जबकि अगर आप सेंट्रलाइज की बात करें तो उसमें सिर्फ ये पोर्शन है, यानी यहाँ से सिर्फ ये पोर्शन है, हर साइट का अपना लोकल क्यूरी ऑप्टिमाइजर नहीं है. मैपिंग ग्लोबल क्यूरीज इनटू लोकल क्यूरीज. अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ग्लोबल क्यूरी जो सी हैं उनको फिर आपको लोकल क्यूरीज में मैप करना पड़ता है, क्योंकि डेटा तो आपका लोकली तौर पे ही डिस्प्ले होना है ना, लिया वो ग्लोबली तौर पे जा रहा है, लेकिन जो डिस्प्ले होना है वो लोकली तौर पे आके होना है. द प्रोसेस ऑफ मैपिंग ग्लोबल क्यूरीज टू लोकल ones can be realized as follow. Number 1, the tables required in a global query have fragment distributed across multiple sites. अभी हमने बात की कि डिस्ट्रीब्यूटेड जो डेटाबेसेस है वहाँ पे किसी एक टेबल के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो मल्टीपल साइट्स पे पड़े हो सकते हैं. इफ़ देयर इज़ नो रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन दोबारा समझ लें कि आपकी डेटाबेस की या टेबल्स की कॉपीज पड़ी हैं हर साइट के ऊपर, उन्हें हम कहते हैं रेप्लिकेशन. इफ देयर इज नो रेप्लिकेशन द ग्लोबल ऑप्टिमाइजर रन्स लोकल क्यूरीज एट द साइट वेयर द फ्रेगमेंट्स आर स्टोर्ड. इफ देयर इज रेप्लिकेशन द ग्लोबल ऑप्टिमाइजर सेलेक्ट्स द साइट बेस्ड अपॉन कम्युनिकेशन कॉस्ट, वर्कलोड एंड सर्वर स्पीड. यानी फिर उसमें ये सारा कुछ आएगा कि उस सर्वर की स्पीड कितनी है, उसमें वर्कलोड कितना है और कम्युनिकेशन नेटवर्क जो सा वो कितना टाइम ले रहा है. द ग्लोबल ऑप्टिमाइजर जनरेट्स ए डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जीक्यूशन प्लान सो दैट लीस्ट अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर अकर्स अक्रॉस द साइट्स. तो अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीक्यूशन प्लान जो सा वो अडॉप्ट किया जाएगा, ये काम करेगा ग्लोबल ऑप्टिमाइजर. द प्लान स्टेट्स द लोकेशन ऑफ द फ्रेगमेंट, ऑर्डर इन विच क्यूरी स्टेप्स नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड and the process involved in transferring intermediate results. ये तीन कामों पे ग्लोबल ऑप्टिमाइजर जो सा वो काम करेगा. और फिर जो लोकल क्यूरीज आर ऑप्टिमाइज्ड बाय द लोकल डेटाबेस सर्वर्स, फाइनली द लोकल क्यूरी रिजल्ट्स आर मर्ज टुगेदर, यानी उनकी मैपिंग लोकली तौर पे कर दी जाएगी थ्रू यूनियन ऑपरेशंस एंड इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट्स एंड ज्वाइन ऑपरेशंस फॉर वर्टिकल फ्रेगमेंट्स. तो अगर वर्टिकल फ्रेगमेंट्स हो तो ज्वाइन ऑपरेशन लगेंगे, और अगर हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट्स हो तो फिर यूनियन ऑपरेशंस लगेंगे. डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन की अगर आप बात करें, डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्स एवेल्युएशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ क्यूरी ट्रीज, ईच ऑफ विच प्रोड्यूसेस द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स ऑफ ए क्यूरी. दिस इज primarily due to the process of large amount of replicated and fragmented data. Hence the target is to find an optimal solution instead of the best solution. यानी बेस्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको ऑप्टिमल की तरफ ही जाना पड़ना, गुजारा ही करना पड़ना. The main issues for distributed query optimization are, number 1, इसका जो इशू आएगा optimal utilization of resources in the distributed system, क्योंकि किसी सिस्टम का हार्डवेयर कुछ है, किसी का कुछ है, फिर कम्युनिकेशन भी दरमियान में है, तो फिर आपको ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करनी पड़ेगी रिसोर्सेज की. क्यूरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आपको, यानी आपको जो हेरिस्टिक अप्रोच है उसकी तरफ भी जाना पड़ेगा. और रिडक्शन ऑफ सोल्यूशन स्पेस ऑफ द क्यूरी ये आपको करनी पड़ेगी. सोल्यूशन स्पेस आप कोशिश करें कि कम से कम जो एट्रीब्यूट्स हैं, कम से कम कॉलम जो उनसे वो सिलेक्ट करें. ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की अगर हम बात करें कि हम उनको किस तरीके से ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हैज़ नंबर ऑफ डेटाबेस सर्वर्स इन द वेरियस साइट्स
to perform the operation pertaining to a query. Following are approaches of optimal resources utilization. Number 1, operation shipping. Number 2, data shipping and hybrid shipping. Operation shipping में क्या होता है? In operation shipping, the operation is run at the site where the data is stored and not at the client side. यानी जो ऑपरेशन है उसको साइट के ऊपर भेज दिया, वहाँ पे क्यूरी आपने एग्जीक्यूट करवाई. ये स्टोर्ड प्रोसीजर के थ्रू भी ये पॉसिबल हो सकता है कि आपने जो क्यूरी है वो आपने ऑपरेशन को वहाँ पे शिप कर दिया, वो वहाँ लोकली तौर पे रन होगा और आपको रिजल्ट्स रिटर्न करेगा. फिर डेटा शिपिंग है. इन डेटा शिपिंग द डेटा फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसफर टू द डेटाबेस सर्वर वेयर द ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूटेड. दिस इज यूज्ड इन ऑपरेशंस वेयर द ऑपरेंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट साइट्स. ये डेटा शिपिंग में स्पीड थोड़ी कम होगी क्योंकि आपका डेटा आपको मिल रहा है हर क्यूरी रिजल्ट के नतीजे में. हाइब्रिड शिपिंग इन दोनों का कम्बिनेशन है. कहीं पे ऑपरेशन शिपिंग बेस्ट होती है, कहीं पे डेटा शिपिंग, तो कहीं पे आप हाइब्रिड शिपिंग जो सी वो कम्बिनेशन ऑफ डेटा एंड ऑपरेशन शिपिंग यूज कर सकते हैं. ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की अगर आप बात करें, जैसे ये क्लाइंट साइट है, ये भी क्लाइंट साइट है, ये भी क्लाइंट साइट है. ये कमांड्स हैं जो ऑपरेशंस डेटा की तरफ जा रहे हैं, ये रिजल्ट्स हैं जो डेटा से आपको वापस आ रहे हैं. और इसी तरीके से कमांड रिजल्ट्स ये ऑपरेशन शिपिंग है. इसमें क्या काम किया आपने क्लाइंट साइट पे कमांड दी, ऑपरेशंस डेटा पे डायरेक्टली गए और आपको रिजल्ट मिल गया. डेटा शिपिंग में क्या हुआ कि आपने कमांड दी, रिलेशंस के थ्रू डेटा की तरफ गए और आपके पास रिजल्ट्स आ गए. और हाइब्रिड शिपिंग में रिलेशन और ऑपरेशन दोनों, यानी ये वाला सेट और ये वाला सेट दोनों मिलाकर ये आपके पास हाइब्रिड शिपिंग बन गई. क्यूरी ट्रेडिंग, ये आपका कंसेप्ट क्या है? इन क्यूरी ट्रेडिंग एल्गोरिथम फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स द कंट्रोलिंग क्लाइंट साइड फॉर ए डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी इज कॉल्ड द बायर एंड द साइड वेयर द लोकल क्यूरीज एग्जीक्यूटेड आर कॉल्ड सेलर. यानी इसमें एक लोकल आपका सेट है जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी में क्लाइंट साइड है या कंट्रोलिंग साइट है, वो बायर कहलाती है, और जबकि जो लोकल साइट है वो सेलर कहलाएगी. द बायर formulates a number of alternatives for choosing sellers and for reconstructing the global results. The target of the buyer is to achieve the optimal cost. अब बायर आपको पता है कि बायर का काम क्या होता है कि उसको सस्ती चीज़ मिले, कम से कम पैसों में अच्छी चीज़ मिले. तो जो सेलर है उसकी कोशिश ये है कि वो आपको ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे. द एल्गोरिथम स्टार्ट्स विद द बायर असाइनमेंट सब क्यूरीज टू द सेलर. यानी बायर उसको बताएगा जी मुझे ये चीज़ चाहिए और सेलर वो रिक्वेस्ट लेगा. द ऑप्टिमल प्लान इज क्रिएटेड फ्रॉम लोकल ऑप्टिमाइज्ड क्यूरी प्लान प्रपोज्ड बाय द सेलर. अब सेलर कहेगा कि ये वाला जो क्यूरी प्लान है ये बेस्ट है, कंबाइंड विद द कम्युनिकेशन कॉस्ट फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द फाइनल रिजल्ट्स. और क्योंकि बायर किसी और साइड पे है, सेलर किसी और साइड पे है, तो फिर कम्युनिकेशन कॉस्ट भी ऐड होगी. Once the global optimal plan is formulated, the query is executed. और यह है क्यूरी ट्रेडिंग जिसमें बायर और सेलर्स है. रिडक्शन ऑफ सोल्यूशन स्पेस ऑफ द क्यूरी, यानी अब इसमें आपने काम क्या करना है. ऑप्टिमल सोल्यूशन जनरली इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ सोल्यूशन स्पेस सो दैट द कॉस्ट ऑफ क्यूरी एंड डेटा ट्रांसफर इज रिड्यूस्ड. तो पर्पज ये है कि जो आप क्यूरी देंगे वो जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट जो से वो रिटर्न करे, तो उसमें आपने रिडक्शन ऑफ सोल्यूशन स्पेस जो सा वो कर देनी है. दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू अ सेट ऑफ हेरिस्टिक रूल्स जस्ट एज हेरिस्टिक इन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स. तो फॉलोइंग आर सम ऑफ द रूल्स. परफॉर्म सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल. यानी सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करें. दिस रिड्यूसेस द डेटा फ्लो ओवर कम्युनिकेशन नेटवर्क. तो जब आपने डेटा सिलेक्ट कर लिया तो अब बार बार आपको डेटा जो सा वो कॉल नहीं करना पड़ रहा, तो कम्युनिकेशन नेटवर्क यूज नहीं होगा. सिंपली ऑपरेशंस और सिंप्लीफाई ऑपरेशंस ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रैगमेंट्स बाय एलिमिनेटिंग सिलेक्शन कंडीशन व्हिच आर नॉट रेलेवेंट टू पर्टिकुलर साइट. और सिलेक्शन के साथ कंडीशंस ना लगाएं जो आपको रेलिवेंट साइट पे नहीं चाहिए, वो लगाएं ना. और इसी तरीके से इन केस ऑफ ज्वाइन एंड यूनियन ऑपरेशंस कंप्राइजिंग ऑफ फ्रैगमेंट लोकेटेड इन
multiple sites transfer fragments data to the site where most of the data is present and perform operation there. तो क्योंकि आपका डेटा फ्रेगमेंटेड पड़ा है, डिफरेंट साइट्स के ऊपर डेटा है, तो जिस साइट का डेटा आपको चाहिए वहीं पे ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो फिर उसकी स्पीड बेस्ट होगी. यूज सेमी ज्वाइन ऑपरेशन टू क्वालिफाई ट्यूपल दैट आर टू बी ज्वाइंड. दिस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर विच इन टर्न रिड्यूसेस कम्युनिकेशन कॉस्ट. और इसी तरह से डायरेक्ट ज्वाइन यूज़ करने के बजाय सेमी ज्वाइन यूज़ करें, जिससे आपकी नेटवर्क कॉस्ट कम होगी. और मर्ज द कॉमन लीव्स एंड सब ट्रीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी ट्री, ये इसका लास्ट पॉइंट है. इन द मीनवाइल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क. थैंक यू ऑल. अल्लाह हाफिज़.